कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स। इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, मैं कराऊंगा अभी आपको। ये कोई प्रियांशु तोमर है, कोई स्टूडेंट वेटिंग में, तो जो भी आप लॉगिन करें कम से कम अपने नाम से लॉगिन करें तो मैं अलाउ करूं। प्रियांशु तोमर के नाम से कोई कर रहा है लॉगिन, अगर आप किसी को जाने, मेरे ख्याल से कोई पढ़ता तो है नहीं इस नाम से। कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप में देखिए फर्स्ट। सर ये सोनू है, सोनू पुंदीर। अच्छा, सोनू पुंडीर अपने नाम से करे ना लॉगिन। सर उसका फोन नहीं है सर, दूसरे के से कर रहा है वो। अच्छा चलो, मैंने अलाउ कर दिया है। ओके सर। कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप में सीरीज कॉम्बिनेशन पॉइजली इक्वेशन तक हो गया था मेरे ख्याल से। पॉइजली इक्वेशन में आपको रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया था। अब इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप, तो अब वही दो कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल के केस बनते हैं इसमें। तो पहला जो केस है दैट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ये एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, ठीक है। तो जो लिक्विड एक में एंटर करेगा वही दूसरी में एंटर करेगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं, जैसे हर बार सीरीज और पैरेलल में मैं दो बातें बताता हूँ। तो पहला तो है कि करंट, करंट का मतलब है dv अपॉन dt, यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। ये क्या रहेगा, ये सेम I इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ये क्या रहेगा, सेम। और जो सीरीज में आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। महेंद्र रावत माइक म्यूट कर लो अपना, महेंद्र रावत माइक म्यूट कर लो अपना। तो करंट I dv अपॉन dt सेम रहेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी डिफरेंट, ठीक है। तो इस वाले पाइप में यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर डिफरेंस है, लेट मी से डेल्टा P1, और यहाँ से यहाँ तक है डेल्टा P2। इस पाइप की लेंथ है L1, इसकी लेंथ L2, ठीक है। और इसका जो रेडियस है लेट मी से R1, और इसकी जो रेडियस है ये R2। तो सबसे पहले तो इनके जो R1 R2 हैं वो लिख लिए जाएं, और R1 R2 की वैल्यू क्या होगी अगर हम देखें तो R1 पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, तो वो हो जाएगा 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 की पावर 4। अच्छा, एन ईटा वाली वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि पाइप के मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए पानी ही बह रहा है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। एक पाइप प्लास्टिक का है सपोज करिए, और दूसरा आयरन का है, तो ईटा भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो लेट मैं इसको फिर ईटा 1 कह देता हूँ। इसी तरह से जो R2 है उसको अगर हम लिखेंगे तो 8 ईटा 2 L2 और पाई R2 टू द पावर 4, ठीक है। पाई R2 टू द पावर 4, ठीक। अब इसके बाद सीरीज में हम पहले से ही जानते हैं कि जो R इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 होता है। ये जो R1 R2 की मैंने साइड में वैल्यू लिखी है, इस R1 R2 की वैल्यू को यूज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दो पाइप इस्तेमाल ना करके अगर इनकी जगह एक सिंगल पाइप हम यूज करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये मतलब है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R1 प्लस R2, R1 R2 की वैल्यू मैंने ये लिख दी।
इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पूरा एक्सप्रेशन ना लिख के मैं केवल R1 प्लस R2 रख रहा हूँ। तो इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूछे जाते हैं। प्रेशर डिफरेंस पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे। बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह सोचना है। करंट I सेम है, तो जो I को सेम कह सकते हैं और ये P आ जाएगा, डेल्टा P I R1 और I R2, ठीक है? I R1 I R2, ठीक है? अब इसके बाद आगे देखिए, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये I dV अपॉन dt, I dV अपॉन dt ये डिफरेंट होगा, लेकिन पैरेलल में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा P सेम आएगा। पैरेलल में डेल्टा V सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही डेल्टा P सेम होगा। तो अब इसमें एक पाइप ये है और इसके साथ में ये दूसरा पाइप है, और ज़रूरी नहीं लेंथ सेम हो, लेंथ दोनों की डिफरेंट हो सकती है। तो अब इसकी जो लेंथ है दैट इज़ L1, जो रेडियस है दैट इज़ R1, यहाँ L2 और जो रेडियस है दैट इज़ R2, और दोनों एंड में जो प्रेशर डिफरेंस है वो सेम है। इधर का मान लो प्रेशर P1 है, इधर का प्रेशर P2 है, तो डेल्टा P इज P1 माइनस P2, और ये सेम P1 माइनस P2, ये सेम, ठीक है? अब लिक्विड पहले वाले ऊपर वाले पाइप में जितना बह रहा होगा उतना नीचे वाले में नहीं होगा, नीचे वाले में ज़्यादा होगा, साइज बड़ा है, ईटा डिफरेंट है। तो इनके R1 R2 सबसे पहले तो लिख लेते हैं। तो R1 तो वही जैसे ऊपर लिखा था 8 ईटा 1 L1 अपॉन पाई R1 टू दी पावर 4, और R2 की वैल्यू 8 ईटा 2 L2 अपॉन पाई R टू दी पावर 4, ठीक है? और पैरेलल में आप जानते हैं कि R इक्विवेलेंट होता है। मैंने कहा ना, जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हीट, आगे हम हीट में भी लगाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले हीट में भी थर्मल कंडक्शन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी, ठीक है? तो 1/R1 आ जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2, और या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए, आप लॉकडाउन खुलने का वेट करेंगे तब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो समझदारी आपके लिए यही है कि ऑनलाइन क्लास हो रही हैं, आप अपना करते रहें, ठीक है? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, उसके लिए मैंने बता दिया है कि मैं कोचिंग में बैठूँगा, और दोपहर में आप आ सकते हैं 12:30 1 बजे से 2 ढाई बजे तक मैं मिल जाया करूँगा। आप डाउट पूछने आएँ, ज़रूरी नहीं है रोज़ आपके डाउट होंगे, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 8-10 डाउट जब आपके इकट्ठे हो जाएँ, आप आ सकते हैं, पूछ के अपना चले गए। तो कम से कम डाउट पूछने के लिए तो कोई ऐसा है नहीं कि वो वहाँ कोई भीड़ होगी, और हर रोज़ हर बच्चे को आना भी नहीं है। जो आपको कन्वीनिएंट लगता हो, टाइम कन्वीनिएंट नहीं होगा, टाइम मैंने जो आपको बता दिया मैं उसी टाइम पे अवेलेबल होऊँगा। ये नहीं कि किसी भी टाइम पे आपने कहा कि सर मुझे डाउट पूछने आना है, शाम को 4 बजे फ़ोन कर दिया, 5 बजे कर दिया, तो मेरी अवेलेबिलिटी तभी होगी जो मैं बता रहा हूँ। और बाय दैट टाइम हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है? तो बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप क्लास करते रहें, बाद में फिर ये ना लगे कि हम वेट करते थे। मैंने पहले ही बता दिया कि 25 अप्रैल को आपका पेपर होना था, उसके पहले हमारा हीट वगैरह कंप्लीट हो जाता। जिन बच्चों का ऑप्टिक्स रह गया था, उनके लिए ऑप्टिक्स चालू हो चुका होता। तो बेहतर यही होगा कि थोड़े से टॉपिक जो बचे हैं, उनको आप कंप्लीट कर लें। तो आप ये नोट करिए पहले तो, क्योंकि अगर इस महीने लॉकडाउन नहीं होता, तो हमारा कोर्स ही कंप्लीट हो गया होता। आप ये नोट करिए, अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है?
आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसके बाद मैं क्वेश्चन 5 के ऊपर लेता हूँ। जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। मैं बोल देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जेईई मेन का क्वेश्चन है 2017 का। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू ट्यूब्स of red eye, two tubes of red eye R1 and R2 and length L1 and L2 respectively. Two tubes of red eye R1 and R2 and length L1 and L2 respectively are connected two tubes of red eye R1 and R2 length L1 and L2 respectively are connected in series and a liquid flows through each of them. In streamline condition. In streamline condition, P1 and P2 are pressure. P1 and P2 are pressure differences. P1 and P2 are pressure differences across the tube across two tubes. Full stop. If P2 is 4P1 and L2 is L1 by 4, then radius R2 will be equal to R1, 2R1, 4R1, R1 by 2। ठीक है, करिए, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ। 8 बजे तक क्लास होगी अभी, फिर उसके बाद 9 से 10 होगी, आपको बीच में ब्रेक भी मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने का पर्पस सिर्फ इतना है जिससे आपको ये रहे कि जो लेटेस्ट ट्रेंड रहता है क्वेश्चन में आने का और किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं, हाँ कम, ये रिलेटिवली कम पॉपुलर टॉपिक है, पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, पूछे नहीं जाते। आप पॉइजली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन जैसी कोई बात नहीं है। पॉइजली इक्वेशन कि आपको R1 R2, आप इसमें ये कह सकते हैं I1 I2 बराबर होंगे, सीरीज में है तो जो करंट एक में से जा रहा होगा वो करंट दूसरे में से जा रहा होगा।
वहां से आप इसको चाहें तो रिलेट कर सकते हैं, एक का करंट और दूसरे का करंट, बाकी प्रेशर को रिलेट किया है। हाँ बोलो, आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। आर R1/2। R1/2, चलिए चेक कर लेते हैं, बाकी लोग भी देख लें। क्या करेंगे बताइए। मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि एक में जो करंट होगा वही दूसरे में भी होगा। ये एक पाइप है, ठीक है, ये दूसरा पाइप है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि I1 इसमें और I2 इसमें करंट सेम है। तो करंट अगर सेम होता है तो यहाँ पे I1 इक्वल्स टू I2 हम रख लेते हैं। I1 इक्वल्स टू I2। माइक म्यूट कर लिया करो भाई, मनमोहन राजदा। ठीक है, तो अब देखिए पॉइजली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसी पॉइजली इक्वेशन का हम यूज कर लेते हैं। और पॉइजली इक्वेशन में क्या पढ़ा हमने, पॉइजली इक्वेशन में I इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आर, I इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आर। तो यहीं से हम इसको लिखेंगे, तो डी वी अपॉन डी टी, और इसे हम लिख सकते हैं पाई R टू दी पावर 4 अपॉन 8 ईटा L और डेल्टा पी। माइक म्यूट करो रिद्धिमा। और इक्वल टू पाई R की पावर 4 डेल्टा पी 8 ईटा L। अब इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, ये आपका R1 L1 डेल्टा P1, R2 डेल्टा P2 और ये L2। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए कुछ बोला नहीं है, तो दैट वी कैन एज्यूम सेम। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए कुछ बोला नहीं तो वो हम सेम ले सकते हैं। और इसमें बाकी पाई अपॉन, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, कह रहा है P1 एंड P2 आर द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस टू ट्यूब्स। P2 is 4P1, L2 is L1/4, then the radius R2 will be equal to। तो बाकी सारी चीजें हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, ये पाई 8 ईटा पाई 8 ईटा ये तो चला जाएगा। ठीक है, और हमको R2 निकालना है, तो R2 R1 का जो रेशियो है वो हम रखेंगे। तो ये डेल्टा P1 कह रहा है P2 4P1 के बराबर है, तो हम यहाँ पर डेल्टा P1, तो मान लो ये P1 है और इधर ये 4P1 है, कहाँ है क्वेश्चन में। और L2 की जो वैल्यू है वो L1/4 और इधर ये आपका L1, और बाकी का ये R1 की पावर 4 और इधर R2 की पावर 4। तो देखिए 4P1 और P2, तो मैंने P2 की जगह सॉरी P1 4P1 रख दिया। ठीक है, तो ये आपका P1 और ये चला जाएगा, L1 से L1 चला जाएगा, और यहाँ R2 क्योंकि हमको निकालना है तो ये आ जाएगा R2 की पावर 4 और ये 16 R1 की पावर 4। तो अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें और स्क्वायर रूट का फिर स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 2R2 और ये R1। तो R2 की वैल्यू आ गई R1/2। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेट क्वेश्चन है, मैंने आराम से ही बताया है। I1 और I2 को बराबर कर दिया, अभी ऊपर मैंने लिखाया भी था। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं चाहें तो वो ये नोट कर सकते हैं। क्लास का टाइम 7 से 8 है।
यहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया वो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। छोटा सा ही टॉपिक है, ये आज ही खत्म हो जाएगा, विस्कोसिटी, एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आगे का पार्ट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी जैसे मैंने बताया, ऊपर आप देख पा रहे होंगे आई डी वी अपॉन डी टी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सेम रहता है, वही कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया इस क्वेश्चन में। जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है, और दोनों पाइप में I1 I2 को बराबर रख के पॉइजली इक्वेशन हमने लगा दी और बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो गिवन है क्वेश्चन में। और सबसे मेन, बाकी तो पहले में तो इंट्रोडक्शन शुरू की 3 लाइन में दिया है, मेन ये लास्ट वाली जो लाइन है वो अपने काम की है, ठीक है। बाकी तो इसने बता दिया R1 R2 L1 L2 लेंथ वगैरह है, और आसान ही क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, और भी मिल जाएंगे आप लगाएंगे तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक इसके बाद जो केस आता है सीरीज पैरेलल के बाद, वो हम आगे बढ़ते हैं, और वो है अब आपका टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले स्टोक्स लॉ को समझ लेते हैं। स्टोक्स लॉ आपने नोट कर लिया होगा, अगर अभी भी रह गया तो आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास जो कि ऑफलाइन हुई थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था स्टोक्स लॉ के बारे में, और मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दिया था कि विस्कस फोर्स के 2 फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो था तो फ्लूइड की 2 लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स, फ्लूइड की 2 लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स, ठीक है। और अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कोई सॉलिड या लिक्विड की बॉल है, और वो कोई रिलेटिवली लेस डेंसर फ्लूइड में मूव कर रही है। जैसे मैंने कहा पानी की बूंद है, या ओले हैं, या कोई स्टील की बॉल है, वो किसी लिक्विड में, पानी में या हवा में मूव करे तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगता है, और इसके लिए स्टोक ने एक फॉर्मूला दिया, और वो भी केवल राउंड ऑब्जेक्ट के लिए है स्टोक्स लॉ। ये नहीं कि कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला भी आता है आप जानते हैं, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो उसमें आर रेडियस होती है स्फेरिकल बॉल की। तो ये नहीं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, हाँ, पर ये है कि रिलेट कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें एक जो टर्म आएगा वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। ये बात किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होगी। वो धीमी स्पीड से चलेगा, कम विस्कस फोर्स लगेगा, तेज चलेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, और नो डाउट साइज पे भी डिपेंड करेगा, साइज बड़ा होगा। बट वो स्टोक्स लॉ आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ तो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सिलेंडर है या कोई और है तो उसका फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना, ना वो सिलेबस में है, ठीक है। तो अब आप स्टोक्स लॉ को लिख सकते हैं। स्टोक gave an expression Stoke gave an expression of viscous force acting on a spherical body moving in a fluid he proved, इसने शो किया, F प्रोपोर्शनल है किसके, ईटा के, F प्रोपोर्शनल है R के, F प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। सो ईटा यू नो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R रेडियस ऑफ बॉल कह लो या बॉडी, V वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बॉल। अपोजिट डायरेक्शन में लगता है विस्कस फोर्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये आता है ईटा आर वी, और F को लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी।
ठीक है, ये आ गया आपका स्टोक्स लॉ F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV। अब देखिए इसी पर बेस्ड है एक टर्म जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आए हैं, एडवांस में आए हैं, IIT एडवांस में, नीट में भी आए हैं, जेईई मेन में भी आए हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टर्मिनल वेलोसिटी VT, टर्मिनल वेलोसिटी VT ऑफ अ बॉडी। देखिए तो क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी, ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी अटेन नहीं करेगी कोई बॉडी। और क्यों ये मैक्सिमम होती है इसको ज़रा समझते हैं। तो ये एक बॉल है और ये नीचे गिर रही है, ठीक है, तो इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, बल्कि दो फोर्स लग रहे हैं। बॉडी का नीचे तो अपना वेट है mg या मैं कहूँ W, और ऊपर की तरफ दो फोर्स लगेंगे। बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, हवा में जब किसी बॉडी को छोड़ोगे तो दो फोर्स लगते हैं, एक F अप जिसे हम अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं या बाउंड फोर्स कहते हैं, इसके बारे में हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है ये F, ये विस्कस फोर्स है जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ आपको। और इस समय मान लीजिए इसकी स्पीड v है, क्योंकि जो विस्कस फोर्स F है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। और F अप बाउंड फोर्स है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बॉडी लिक्विड में या फ्लूइड में कितनी डूबी है और उस मीडियम की डेंसिटी क्या है। तो अभी हम मीडियम की डेंसिटी यूनिफॉर्म मान सकते हैं और पूरी की पूरी बॉल फ्लूइड के अंदर है तो पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है। आप सबने पहले भी पढ़ा होगा जरूर, आगे वाले चैप्टर में मैं एफ अप के बारे में पढ़ाऊंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसका फॉर्मूला होता है वी रो जी। इसमें यहाँ पे वी रो और जी, तो वी वॉल्यूम है जो डूबा हुआ है, तो पूरा का पूरा मीडियम में है बॉल, तो पूरा वॉल्यूम ले लेंगे। रो यहाँ पे डेंसिटी है मीडियम की, बॉल की नहीं मीडियम की, इंटू जी, तो एफ अप। अब एम जी नीचे, एफ अब ऊपर और एफ ऊपर, और वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो शुरुआत में क्या होगा, एम जी की वैल्यू एफ अप तो वैसे भी कम होता है, एफ की वैल्यू जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो शुरुआत में वेलोसिटी कम होगी। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आएगी ये मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसे हम कैलकुलेट करेंगे। फिर एक दो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर से अपनी तरफ से भी, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसके साथ फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि शुरुआत में विस्कस फोर्स एफ कम होगा, और एफ अब तो कम ही होता है, जैसे एक स्टील की बॉल को आप पानी में गिरा दो, ठीक है, या मान लीजिए कि ओले हैं, हेल स्टोन कहते हैं उसको, वो हवा में गिर रहे हैं, तो शुरुआत में स्पीड इनकी कम होगी, बाउंड फोर्स तो कम होगा ही होगा, तो एम जी डोमिनेट करेगा, और इस एम जी डोमिनेट करने की वजह से, एम जी डोमिनेट करने की वजह से इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा शुरुआत में, नेट फोर्स नीचे आएगा, और इसकी वजह से क्या करेगी बॉल, बॉल क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, बॉल एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। अब एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगी तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेट करेगी तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा विस्कस फोर्स कम होगा तो नेट फोर्स नीचे ही आ रहा होगा, और नेट फोर्स नीचे आने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये बढ़ती ही जाएगी, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक एफ एफ अप के साथ मिल के भी एम जी का मुकाबला नहीं कर पा रहा, यानी उससे कम है। तो नेट फोर्स नीचे जब तक आता रहेगा तब तक बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो वेलोसिटी v बढ़ती जाएगी, और इसकी वजह से ये वाला फोर्स, विस्कस फोर्स बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो कभी ना कभी मान के चलते काफी ऊंचाई से गिर रही है, जिससे इसको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है गिरने के लिए, तो वेलोसिटी बढ़ते 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 कभी ना कभी ये फोर्स एफ इतना आ जाएगा, फोर्स एफ इतना आ जाएगा कि एफ अप के साथ मिलके एम जी को बैलेंस कर दे, एफ अप के साथ मिलके एम जी को बैलेंस कर दे, और उस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई होगी और मैक्सिमम होगी, क्योंकि इससे पहले तो बढ़ ही रही थी। अब इस पॉइंट के बाद, अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, एक्सेलरेशन जीरो हो चुका होगा,
ऐसा केस मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एक लॉन्ग कॉपर ट्यूब है, उसमें एक स्मॉल मैग्नेट को एक्सिस के अलोंग छोड़ दिया जाए, तो आपको याद होगा मैग्नेटिज्म जब मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे ईएमआई वगैरह जब पढ़ाया था, तब मैंने ऐसे सवाल आपको शीट जो दी थी उसमें क्वेश्चंस थे। तो वो मैग्नेट टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती थी, एक्सेलरेशन कम होते-होते ज़ीरो हो जाता था। वैसा ही कुछ केस हो गया, वैसा ही कुछ केस यहाँ पे भी हो गया। तो अब यहाँ पर वो कंडीशन आ जाएगी जब वेलोसिटी बढ़ते-बढ़ते मैक्सिमम, अब इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि एफ और एफ अप तो कांस्टेंट था खैर, एफ भी बढ़ते-बढ़ते मैक्सिमम होके एमजी को बैलेंस कर दिया। तो अब एक्सेलरेशन ए 0 हो गया। एक्सेलरेशन ए 0 हो गया तो वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो गया। वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो गया, तो अब ये कंडीशन बैलेंसिंग वाली मेंटेन रहेगी। बॉल रुकेगी नहीं, ध्यान रखना। बॉल रुकेगी नहीं, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है बस, लेकिन वेलोसिटी उसकी क्या हो गई मैक्सिमम, और ये इस एफ अप के साथ मिलके इस एमजी को क्या कर रही है? बैलेंस। ठीक है? तो हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी when a body is released in a medium released in a medium, three forces three forces act on it. कौन कौन से? पहला इसका वेट, its weight W equals to mg. दूसरा एफ अप यानी बाउंड फोर्स, और तीसरा विस्कस फोर्स। ठीक है? और जैसा मैंने आपको समझाया उतना लिखाऊंगा नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, और वो ये था कि जब टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी अटेन करेगी, उस समय एफ और एफ अप मिलके एमजी को बैलेंस कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टर्मिनल velocity terminal velocity is the maximum and constant velocity which is obtained when net force on body is zero. नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स कह रहा हूं मैं। ठीक है? और अब इसमें मैं कह सकता हूं कि mg इधर और एफ अप इधर मिलके बैलेंस करेंगे। अब इसमें mg की अगर हम बात करें, ठीक है, तो mg की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू, और इसमें डेंसिटी के टर्म्स में हम निकाल लेते हैं। मान लो मीडियम की जो डेंसिटी है, ये बॉल की डेंसिटी को मैं सिग्मा कह रहा हूँ, और मीडियम यानी बाहर पानी है, हवा है, या कोई और मीडियम है, उसकी जो डेंसिटी है उसे मैं रो कह रहा हूँ। तो 4/3 पाई सिग्मा इंटू जी, ये तो हो गया आपका वेट, और एफ की वैल्यू में वी रो जी, जैसा मैंने कहा था अभी आपसे, प्लस एफ अप में 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है? ये जो एफ अप है इसका फॉर्मूला वी रो जी, ये वाला, तो मैं यहाँ वी रो जी हटा के सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कुछ टर्म कट जाएंगे, तो वॉल्यूम आ गया वही 4/3 पाई आर क्यू, और डेंसिटी रो इंटू जी। तो कुछ टर्म में पाई आप देख रहे हैं क्लियरली कट ही जाएगा, 4 है, ये 2 और ये 2 और ये 2 ये चला जाएगा। इसके अलावा एक आर भी यहाँ से चला जाएगा, पावर 2 और पावर 2। ठीक है? जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और ये जो वेलोसिटी आ रही है मैं इसे वी टी लिख रहा हूँ, वी टी का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, तो सॉल्व करने के बाद आपका फॉर्मूला मिलेगा 2r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन 9 ईटा। ये फॉर्मूला आ गया, और याद ही करना है आपको, याद ही करना है। ठीक है? तो वी टी आ गया 2r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन 9 ईटा,
इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे मेन चीज़, और ईटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना गाढ़ा लिक्विड होगा ईटा उतना ही ज़्यादा, और जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो उतना ही कम होगी। टर्मिनल वेलोसिटी उतना कम होगी और रेडियस जितना ज़्यादा होगी उतना ही टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एक जनरल परसेप्शन हमारे माइंड में ये आ सकता है, ठीक है, कि रेडियस बड़ी कर देंगे, ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी कम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ से, हालाँकि इसमें और भी फैक्टर हैं, डेंसिटी का फैक्टर है, जी का फैक्टर भी है, वो भी फैक्टर है, लेकिन रेडियस डबल करने से टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल पुट अप करूँगा, पहले आप इसको नोट कर लें। एक तो हम इसमें जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे वेलोसिटी का, जनरल एक्सप्रेशन, और वो भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जैसे ओले वगैरह जब गिरते हैं काफ़ी हाइट से, ठीक है? तो आपने सुना होगा कई बार ओले वगैरह जब गिरते हैं तो काफ़ी हाइट से जो गिरते हैं और बड़े-बड़े ओले गिरते हैं, तो काफ़ी नुकसान करते हैं। काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जानवर वगैरह चोटिल हो जाते हैं, पशु-पक्षी पक्षी जैसे चिड़िया वगैरह हैं, ये काफ़ी मर जाती हैं क्योंकि फसल न बर्बाद हो जाती है। क्योंकि ओले का साइज़ अगर बड़ा होता है तो उसकी बहुत चर्चा होती है, मीडिया में भी लोग भी बात करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ उसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, अगर बड़ा ओला होगा तो काइनेटिक और एनर्जी और मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। साइज़ जस्ट डबल करने से ही मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। लेट्स सी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा-सा। ओले को हेलस्टोन कहते हैं हम, ठीक है? और इसकी जो रेडियस है, मान लो 2 ओले हैं, एक ये है और एक ये है। रेडियस जस्ट डबल है, तो R1 इज़ टू R2 1:2 है, यानी डबल रेडियस का अगर ओला है, तो सबसे पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। हमने अभी देखा कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो VT1 इज़ टू VT2, तो ये 1:4 हो जाएगी भाई, ठीक है? इसके बाद अगर इनके मास की बात करें, तो मास M1 इज़ टू M2, तो वो 1:8 हो जाएगा। क्यों 1:8? क्योंकि जो मास होता है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। आपने कहा वो कैसे? वॉल्यूम तो होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम अगर 8 गुना हो गया तो मास भी तो 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी तो सेम होगी। ओले जो होते हैं उसमें क्या होता है, बर्फ ही तो होती है, तो बर्फ की डेंसिटी लेंगे आइस की। अब मास ऐसा हो गया तो फिर अब यहाँ से मोमेंटम अगर हम निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम को मैं P1:P2 लिख रहा हूँ, तो ये 1:32 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? देखो, मोमेंटम होगा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ओले वगैरह जो गिरते हैं काफ़ी ऊँचाई से गिरते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं। काफ़ी ऊँचाई से गिरते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह अटेन कर लेंगे, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी 1:4 के रेशियो में निकाल ली पहले ही, और मास जो हमने निकाला वो M1:M2 1:8 निकाला, तो मोमेंटम आ जाएगा P1:P2, यानी कि मास mv, मास इनटू वेलोसिटी, तो वो 1:32 आ गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि रेडियस सिर्फ़ हमने 2 गुना करी, लेकिन जो मोमेंटम है वो 32 गुना हो गया। अब ऐसा ओला अगर आके ज़मीन पे गिरेगा या किसी के सर पे आके टक्कर मारेगा, तो आप सोचिए 32 गुना फ़ोर्स लगेगा, 32 टाइम्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि वो मान के चलते हैं हम सर पे टकराया या बॉडी किसी पार्ट पे आके लगता है, तो क्या होगा, इमीडिएट रेस्ट में आ जाएगा वो। तो मोमेंटम फाइनल वाला 0 हो गया, इनिशियल वाला जो था उसमें नॉन ज़ीरो था, फाइनल वाला 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज 32
गुना आएगा, तो फोर्स भी 32 गुना लगेगा। आप सोचिए केवल साइज डबल हुआ, 32 गुना फोर्स लगेगा। अब इसके बाद में फर्दर मोमेंटम के बाद काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी K1:K2। तो काइनेटिक एनर्जी में आता है टर्म हाफ mv²। तो मास तो हमने देख लिया 8 गुना और वेलोसिटी 4 गुना, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 का फैक्टर और यहाँ 8 का फैक्टर। तो अब ये जो रेशियो आएगा ये 128 आ जाएगा। K1:K2 1:128 1:128। ठीक है, 1:128। ठीक, तो एक तो ये केस ध्यान रखना है, और इसमें खासकर ये मोमेंटम, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि दो हेल स्टोन है और उनकी रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो मोमेंटम का रेशियो या फोर्स एक्सर्टेड बाई दीज टू क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये दो खास बातें, मोमेंटम वाला टर्म आप ध्यान रखें और काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, फोर्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे एक केस मैं आपको कराता हूँ, या एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। पहले टर्मिनल वेलोसिटी को लेके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। जेईई 2019 टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूँ। अ सॉलिड स्फीयर of radius r acquires terminal velocity v1 when falling through a viscous fluid मैं लिख भी रहा हूँ क्योंकि कई लोगों तक हो सकता है वॉइस नहीं पहुँचती है, कई बार कट जाती है, तो फिर वो वेट करते हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूँ। वैसे वो भी कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अगर कुछ कई बार ऑडियो प्रॉपर नहीं आता है आप तक। तो व्हेन फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड having coefficient of viscosity eta, इसके बाद द स्फीयर is broken into 27 identical solid sphere 27 identical solid sphere 27 identical solid sphere if each of these acquire terminal velocity v2 when falling through same liquid, then v1 upon v2। ये मेडिकल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। और ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1/27, 1/9, 27 और 9। अभी देखिए स्ट्रेट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। एक सॉलिड स्फीयर को छोटे स्फीयर में तोड़ दिया गया 27 में। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि नया स्फीयर जो बनेगा उसकी रेडियस क्या आएगी पहले के मुकाबले। एक बात, हाँ बिल्कुल सही। दूसरी चीज हमने अभी देखा, मैंने कहा खास तौर पे जोर देके बोला
कि टर्मिनल वेलोसिटी में सबसे खास बात एक्सप्रेशन में ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है ना। तो यही सबसे मेन चीज है। अब देखिए जेई मेन का नीट में ही आ जाएगा ये क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, 2019 का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप में से हर एक कोई कर सकता है। मेन चीज क्या है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बट ये है कि ये टाइम है और इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे आप ही को फायदा होगा। कुछ ना कुछ क्लास में आओगे, बेनिफिट होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्वेश्चन आप निकालोगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे। जो क्लास में हमारा ट्रेंड था, क्वेश्चन काफ़ी सारे करते थे, वही हम करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली बार भी पढ़ी होंगी, या कोई टॉपिक में हो सकता है इससे पहले वीकनेसेस रही हो आपकी, तो वो टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, उसको यूटिलाइज करिए। लॉकडाउन खत्म होते होते सिलेबस ही खत्म हो चुका होगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अगर इस महीने ओपन नहीं होता, मतलब लॉकडाउन नहीं होता, तो हमारा कोर्स ही खत्म हो गया होता। ऑफलाइन में अच्छा चल रहा था और अभी भी अच्छा चलेगा। बस ये है कि हम एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे होंगे जो क्लास में नॉर्मली। बाकी मैंने कहा ही है, डाउट के लिए व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं होगा, तो किसी को भी डाउट पूछने हुआ करें, इन केस आओ तो एक बार मुझे रिंग करके ज़रूर आओ। कई बार ये होता है कि मैं कोचिंग नहीं पहुंचा और आप आ गए, तो मुझे रिंग ज़रूर कर दें एक बार। मैं ऑलमोस्ट संडे छोड़ के कोचिंग में मिला करूँगा, 12 से 2 ढाई 3 बजे तक मिला करूँगा। लेकिन कोई भी अगर डाउट पूछने आता है तो मुझे एक बार रिंग ज़रूर करके आए, बाद में ये नहीं कहना सर आप मिले नहीं। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं। एक बड़ी बूंद के लिए 4/3 पाई आर क्यू, और इसको 27 छोटी बूंदों में तोड़ दिया गया, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो 4/3 पाई कट गया, क्यूब रूट ले लेते हैं, इधर आर आ जाएगा, और क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये आर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आर की वैल्यू है, यहाँ से हम देख सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्व कर दिया, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, r/3। अब यहाँ पे V1 जो था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो V2 प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल आर स्क्वायर के। अब इसी का रेशियो हमको निकालना है, इसका रेशियो V1 अपॉन V2 विल बी r/r का स्क्वायर। तो r/r यहाँ से आप देख ही सकते हैं कितना आ गया, 3। 3 का स्क्वायर भैया कितना आ गया, 9। तो द राइट आंसर इज डी। ठीक है, द राइट आंसर इज डी। अब एक सवाल और मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे उसको लेके, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले वो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। पहले आप इसको नोट कर लो। एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूँ ग्राफ पर। A body is falling. A body is falling in a viscous fluid. Viscous fluid which exert viscous force. A body is falling. A body is falling in a viscous fluid which exert viscous force F equals to minus kV. ठीक है, अब अगर आप इस पर गौर करें, दो चीजें हैं, माइनस साइन बता रहा है कि अपोज होगा, तो वो तो होता ही है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और के कांस्टेंट है। ठीक है, तो 6 पाई ईटा आर वी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी क्या आता है, तो एक तरह से विस्कस फोर्स ही बता दिया इसने। ठीक है, तो अ बॉडी इज फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड व्हिच एक्सर्ट विस्कस फोर्स F इक्वल्स टू माइनस केवी, वेयर K is constant and V is velocity. V is velocity. Then the correct graph showing the variation of
v वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन a, ये एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी का टाइम के साथ किस तरह का वेरिएशन होगा ये हमें बताना है। और 4 ग्राफ दे रखे हैं, वो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। पहला है टाइम t के साथ में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है। तो ये वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे है। ये v और a जैसा दिया है वैसा ही मैं बना रहा हूँ। दूसरा ये है, ये t और ये b ऑप्शन है, और एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये आपका नहीं, थोड़ा गलत बना दिया मैंने। ये v वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन t और ये v, ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन, और d t v, सॉरी v नहीं, दोनों ही है इसमें। तो ये स्ट्रेट लाइन है एक्सेलरेशन के लिए और ये वेलोसिटी भी, ठीक है। तो अभी इसमें हो सकता है एक दो ऑप्शन को लेके आपको लग रहा हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर। तो मैं आगे एक सवाल कराने जा रहा हूँ आपको, उससे और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वाला हो सकता है। क्या लगता है आपको कौन सा नहीं हो सकता है इसमें? क्योंकि हमने अभी तक देखा कि जब कोई बॉडी को हम फ्लूइड में छोड़ते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कम होता जाता है और वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो एक्सेलरेशन कम होने वाले जो ग्राफ हैं वो यहाँ पे पहले को छोड़ के, पहला ए वाले ऑप्शन को छोड़ दिया जाए, उसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बाकी में कम हो रहा है, बाकी में कम हो रहा है। बी सी डी ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन लगातार कम होते होते जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो एक और इसमें ऑप्शन पे आप सोच सकते हैं। जैसे बी वाले ऑप्शन की बात करूं, मैंने कहा ए वाला तो आउट हो गया, ए वाला तो आउट हो गया, अब रह गया बी सी डी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बी वाले में भी अगर आप गौर करें तो जो वेलोसिटी का ग्राफ है उसका स्लोप, अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी का, बी वाले ऑप्शन पे बात कर रहा हूं मैं, क्या लग रहा है आपको, स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और स्लोप का मतलब क्या होता है भैया? डीवी अपॉन डी टी, यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्या? तो सर इसलिए बी वाला ऑप्शन भी सही हुआ या गलत हो गया? गलत हो गया। हमें इतना तो पता है, कॉमन सेंस अभी हमने जो थोड़ा बहुत समझा उसके बेसिस पे हमने ये कहा कि वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो रही है, और एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो इसका जो स्लोप बता रहा है वो गलत बता रहा है। तो इससे एक बात तो पता लग गई कि बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, जबकि एक्सेलरेशन कम होते होते जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सी या डी ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, सी या डी ऑप्शन में से। और इसमें ठीक है, दोनों ऑप्शन में वेलोसिटी को बढ़ाया है और बढ़ते बढ़ते आगे जाके वैल्यू कम होती जा रही है, दोनों में स्लोप कम हो रहा है, और स्लोप कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। हालांकि अगर हम देखें इसमें भी फर्दर, एक्सेलरेशन एक में जो हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे सी वाले में अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का जो कम होने का रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें से कैसे निकाला जाए, इसको निकालने के लिए हमको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार कभी क्वेश्चन आए तो जनरल एक्सप्रेशन वेलोसिटी का पूछ ले। तो इस क्वेश्चन पे हम लौटेंगे थोड़ी देर में। इसको आंसर करने मैंने दिया भी, ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है, ये भी 2016-17 में आया है। तो इसको करेंगे हम दोबारा से, क्योंकि हम यहाँ तक आ गए, ए और बी पे आगे के ए और बी नहीं हो सकते, सी और डी में से कोई होगा। लेकिन इसमें भी डायलेमा में आप है, क्योंकि एक्सेलरेशन कम होते होते जीरो तो हुआ है, ये बात सच है। अब हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन के कम होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन से ही आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर मैं एक केस डिस्कस कर रहा हूँ जनरल इंस्टेंट का।
यहाँ पे इसका वेट W है और इसमें ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ अप है। W और एफ अप दोनों कांस्टेंट होंगे, लेकिन ये जो फोर्स है F, जिसे मैं KV कह सकता हूँ, ये वेरिएबल होगा। तो एट एनी टाइम आप देखेंगे जो नेट फोर्स आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा और मैं कह सकता हूँ W माइनस एफ अप माइनस KV। इसमें से W माइनस एफ अप जो है ये कांस्टेंट है, W माइनस एफ अप वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे F नेट, इसे मैं MA लिख लेता हूँ और W माइनस एफ अप माइनस KV। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा W माइनस K/m इंटू V। ठीक है, तो A एक्सेलरेशन आ गया W माइनस एफ अप अपॉन M माइनस K अपॉन V। ठीक है, इसमें से W माइनस एफ अप माइनस K/m इंटू V। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं कोई कांस्टेंट बोल देता हूँ, इसको भी एक कांस्टेंट बोल देता हूँ। ये मान लो K1 है और ये K2 है, तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आया K1 माइनस K2 इंटू V। ठीक है, अब इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि एक्सेलरेशन के जो डिक्रीज होने का जो रेट है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, एंड दैट इज K1 माइनस K2V। और आप देख रहे हैं वेलोसिटी लगातार कम होगी, वेलोसिटी लगातार कम होगी। अभी ये एक्सप्रेशन तो हमें मिला है, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी कम होगा। फर्दर इसका जो डिक्रीज होने का रेट होगा वो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम निकालेंगे। मैंने अभी टेम्परेरी K1 K2 मान लिए, क्योंकि इतना बड़ा लेंदी एक्सप्रेशन हम साथ लेके नहीं चलेंगे, उसको बाद में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो dV अपॉन dt एक्सेलरेशन की जगह रखा और ये K1 माइनस K2 टाइम्स V। वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका K1 माइनस K2 टाइम्स V और इधर dt, और इससे करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करेंगे, आपको मैं दिखा दूंगा, पहले आप समझ लो, पूरा एक्सप्रेशन दिखा दूंगा ऊपर से दोबारा से। तो यहाँ पे लिमिट हम रखेंगे 0 से t, और वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, बाद में v हो गई, तो यहाँ पे टाइम भी बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और इसका इंटीग्रेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ, पहले भी एक दो बार यूज किया है, और फिर मैं रिमाइंड करा दूं, dx अपॉन a प्लस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता था log a प्लस बी एक्स, और इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाता भैया। ठीक है, जिनको याद ना हो, बीच में भी एक दो बार हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे, वहां पे ही बताया था इस तरह का फॉर्म होता है, तो लॉग में चला जाता है, तो ये पूरा का पूरा लॉग में आ जाएगा। K1 और K2 क्या है वो बाद की बात है, बाद में रख लेंगे। ये आ गया, और v का जो कोफिशिएंट है दैट इज -1 अपॉन K2, ये बाहर आ गया, और इसमें लिमिट हम रख लेंगे 0 से v, और ये dt का t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब ये v का log K1 माइनस K2 v अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट log K1 बचेगा। अच्छा, माइनस का जो K2 आ रहा था उसे मैं इधर ले आया, उसे मैं इधर ले आया, तो अब ये बन गया आपका log K1 माइनस K2V अपॉन K1 और माइनस K2T। ठीक है, एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये 1 माइनस K2 अपॉन K1 टाइम्स V, और ये e की पावर K2T, और ये एक्सपोनेंशियल में आ गया, तो ये K2 अपॉन K1 टाइम्स V और 1 माइनस e की पावर K2, तो V वेलोसिटी आ गई K1 अपॉन K2 1 माइनस e की पावर माइनस K2। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी का हमको एक्सप्रेशन मिल गया। वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ये 1 माइनस e की पावर माइनस K2T है। तो आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि अगर 1 माइनस e की पावर t का एक्सप्रेशन हो तो एक्सपोनेंशियल में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसे करके।
हालांकि ये तो हमें पहले ही पता था, मेन चीज थी कि एक्सेलरेशन का पता लगे कि एक्सेलरेशन लीनियरली कम हो रहा है, यानी उसका जो टाइम पे डिपेंडेंस है एक्सेलरेशन की वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो वेलोसिटी टाइम का वन कैपेसिटर की चार्जिंग में मैं बता चुका हूँ, करंट की ग्रोथ और डिके इंडक्टर में उसके लिए ग्राफ बता चुका हूँ, रेडियो एक्टिविटी पीछे पड़ा था वहां बता चुका हूँ, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। अब इसी को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक चीज आप बिना किए टाइम बचाना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ई की पावर माइनस के टी तो फिर भी आना है, ई की पावर माइनस के टी तो फिर भी आना है। तो अगर ऐसा है तो फिर कौन सा ग्राफ हो सकता है? जिनका पीछे का छूट गया मैं दोबारा से दिखा दूंगा, आप अपनी कॉपी में अगर नोट किए होंगे क्वेश्चन, तो कौन सा ग्राफ हो सकता है? सी वाला, क्योंकि हमें ये तो पता है दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, पर इस वाले में डिक्रीज होने का जो रेट है ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है। तो सही ग्राफ कौन सा हो सकता है? सी वाला कि डी वाला? सी वाला, ठीक है। तो अभी मैं वापस लौटूंगा, ये सी वाला आंसर हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी में आपको एक चीज और पता लग गई कि जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आता है ना, ये भी मेरा बताना पर्पस था। अब देखिए ये जो टर्म है ना, ये देखो हमने देखा कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ तक जाता है, वी टी तक जाता है, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते 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 मैक्सिमम होगी और ये क्या आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बराबर आएगा आपका k1 अपॉन k2, यानी ये जो टर्म आता है ना एक्सप्रेशन, ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए, छोटा सा असाइनमेंट ये है कि आप k1 और k2 जो हमने ऊपर माने थे ना, उनकी वैल्यू को रख के इसे सॉल्व करके देखना और मुझे बताना कि यही वैल्यू आई है क्या। क्या आएगी? 2r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन 9 ईटा, ठीक है। ये वैल्यू आनी चाहिए k1 अपॉन k2, और आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो लॉन्ग टाइम के बाद ऐसा हो रहा है तो वो लॉन्ग टाइम इनफाइनाइट टाइम होगा, तो टी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे हम, टी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे, और इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरा टर्म, ध्यान रहे माइनस में पावर है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस जीरो कितना आ जाएगा? 1। तो k1 अपॉन k2 बचेगा, वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो ऊपर ये जो मैं स्फीयर लेके चला हूँ ये वाला, तो इसमें फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये आपका सिग्मा है और मीडियम की जो डेंसिटी है वो आपका रो है, ठीक है। मीडियम की डेंसिटी रो है, ये सिग्मा है, और इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए हमने अंदाजा लगाया लेकिन अभी पूरा सॉल्व नहीं किया, मैं दिखाऊंगा अभी, थोड़ी देर रुको, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप भी कर लेना। तो अब एक्सप्रेशन dv अपॉन dt जब आप निकालोगे तो ये k1 अपॉन k2 तो बाहर है कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और इसका करेंगे तो माइनस का k2t, और फिर इसका भी करेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस, और ये आ जाएगा यहाँ पे k2। तो एक्सेलरेशन a आ गया आपका k1 e की पावर माइनस k2t। फाइनली आपके पास ये भी आ गया, और k1 k2 की वैल्यू मैंने आपके लिए छोड़ दी है, वो आप निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्सेलरेशन आ गया e की पावर माइनस kt, तो टाइम t के साथ में एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और एक्सेलरेशन शुरुआत में क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो किसके बराबर आएगा? k1 के, क्योंकि यहाँ पे जब आप t की वैल्यू 0 रखोगे ना, t की वैल्यू 0 तो e की पावर 0 यानी 1, तो एक्सेलरेशन की शुरुआत में वैल्यू मैक्सिमम होगी और k1 होगी। और आप देख भी सकते हैं कि k1 की वैल्यू कितनी आएगी, जरा मैं दिखाऊं ऊपर। तो शुरुआत में इसमें इसका वेट होगा k1 और ऊपर एफ अप होगा, तो mg माइनस एफ अप, तो नेट फोर्स आएगा बिगिनिंग में, बिल्कुल शुरुआत में। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? mg नीचे एफ अप ऊपर, तो mg माइनस एफ अप इक्वल्स टू ma, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा mg माइनस एफ अप अपॉन m। यही मैंने ऊपर लिखा है, ये देखिए ये वाला, ये शुरुआत में एक्सेलरेशन होगा। अब जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं एक बार नोट कर लो, और फिर इसके बाद क्लास को हम रोकेंगे, फिर 8 बजे से 9 बजे से क्लास होगी। मैं शुरू से दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये विस्कोसिटी आपका खत्म हो गया। माइक को म्यूट कर लो यार, माइक जिसका चालू है, सुमित माइक को म्यूट कर लो। ये आपका विस्कोसिटी मेरी तरफ से खत्म हो गया। ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है ये जो मैंने अभी कराया है।
ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं ले पाए हैं। अब इसके बाद ये सॉल्यूशन आप देख लो, खासकर जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन ज़्यादा जरूरी है जानना। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं दिखा रहा हूँ अभी इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगली क्लास हम जो कंटिन्यू करेंगे उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टार्ट करूंगा। विस्कोसिटी मेरी तरफ से खत्म हो गया है, ये भी नोट कर लो आप। और किसी का कोई डाउट रह गया हो, कोई कहीं कोई स्टेप ना समझ में आया हो, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम अगली क्लास 9 बजे से कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोला था बीच में आपको मैं ब्रेक दूंगा। सर हाँ बोलो। सर टर्मिनल वेलोसिटी वाला पार्ट दिखा देना। टर्मिनल वेलोसिटी वाला, ये वाला? सही है, नहीं जो ऊपर अभी टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाई थी। अच्छा, ये वाला यस सर। देख लो। हो गया भाई? ओके सर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में 9 बजे। 9 से 10 क्लास होगी अब आप